लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 48वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुचरिता सोचने लगी, ललिता ये क्या कर बैठी। कुछ देर चुप रहकर ललिता के गले में हाथ डालकर सुचरिता ने कहा, मगर मुझे तो बहन डर लग रहा है। ललिता ने पूछा, काहे का डर? सुचरिता ने कहा, इधर ब्राह्म समाज में चारों ओर हलचल मच गई है, किंतु उधर अगर अंत को विनय बाबू न राजी हुए तो? ललिता ने सिर झुकाकर दृढ़ स्वर से कहा, वो अवश्य ही राजी होंगे। सुचरिता ने कहा, तू तो जानती है बहन, हारान बाबू मां को ये आश्वासन दे गए हैं कि विनय कभी अपने समाज को छोड़कर ये ब्याह करने को राजी न होंगे। ललिता, क्यों तूने सब पहलुओं पर विचार किए बिना हारान बाबू के आगे ये बात इस तरह कह डाली? ललिता ने कहा, कह डालने के लिए अब भी मुझे पछतावा नहीं हो रहा है। हारान बाबू ने सोचा था कि वो और उनका समाज मेरा शिकार के जानवर की तरह पीछा करके मुझे एकदम अथाह समुद्र के किनारे तक ले आया है। यहां मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए लाचार ही होना पड़ेगा। वो नहीं जानते मैं इस समुद्र में कूद पड़ने से नहीं डरती, उनके शिकारी कुत्तों के पीछा करने से विवश होकर उनके फंदे में घुसने से ही डरती हूं। सुचरिता ने कहा, अच्छा एक बार जरा बाबूजी से सलाह करके देखूं। ललिता ने कहा, बाबूजी कभी शिकारियों के दल में शामिल न होंगे, ये मैं तुमसे निश्चय कहती हूं। उन्होंने तो कभी हम लोगों को जंजीर में बांधना नहीं चाहा। उनके मत के साथ जब किसी दिन कुछ हमारी राय नहीं मिलती है, तब क्या उन्होंने जरा भी क्रोध या नाराजगी जाहिर की है? क्या कभी ब्रह्म समाज के नाम की दुहाई देकर हमारा मुंह बंद करने की चेष्टा की है? इसी के लिए मां कितनी ही बार कितनी ही नाराज हुई हैं। किंतु बाबूजी को अगर कुछ भय था तो यही कि कहीं हम खुद सोचने विचारने का साहस न खो बैठे। इस तरह करके जब उन्होंने मनुष्य बनाया है, तब अंत को क्या वो हारान बाबू जैसे समाज के जेल दारोगा के हाथ में हमको सौंप देंगे? सुचरिता ने कहा, अच्छा मान लिया बाबूजी ने कुछ बाधा न डाली, उसके बाद क्या किया जाएगा बोलो। ललिता ने कहा, तुम लोग अगर कुछ न करोगे तो मैं खुद। सुचरिता व्यस्त होकर बोल उठी, ना ना ना, तुझे कुछ भी न करना होगा बहन, मैं इसका कुछ उपाय करती हूं। सुचरिता परेश बाबू के पास जाने की तैयारी कर ही रही थी कि परेश बाबू स्वयं ही उसके यहां आ गए। सांझ के समय प्रतिदिन परेश बाबू अपने घर की बगिया में अकेले सिर झुकाए मन ही मन सोचते हुए टहला करते हैं। सांझ के पवित्र अंधकार से धीरे धीरे मन को मांझकर काम काज के दिन के दाग मानो धो डालते हैं और अंत में निर्मल शांति का संचय करके रात के विश्राम के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। आज परेश बाबू जब अपने शाम के एकांत ध्यान की शांति छोड़कर चिंतित मुख लेकर सुचरिता के पास आ खड़े हुए, तब सुचरिता के स्नेहपूर्ण चित्त को वैसी ही ठेस लगी जैसे जिस शिशु को खेल में लगे रहना चाहिए उसे दर्द से चुपचाप पड़ा देख कर लगती है। परेश बाबू ने मृदु स्वर से कहा, राधे सब सुना तो होगा? सुचरिता, हां बाबूजी, सब सुन चुकी हूं, मगर आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? परेश बाबू बोले, मैं तो और कुछ नहीं सोचता। मुझे चिंता यही है कि ललिता ने जो तूफान खड़ा कर दिया है उसके सारे आघातों को वो सह सकेगी कि नहीं। उत्तेजना के वश में कई बार हम लोगों के मन में अंधी स्पर्धा जाग उठती है, लेकिन जब उसका फल मिलना आरंभ होता है तब किसी किसी की उसका भार सहने की शक्ति चली जाती है। ललिता ने क्या सब भला बुरा अच्छी तरह सोचकर तय कर लिया है कि क्या उसके लिए श्रेय है? सुचरिता ने कहा, समाज की ओर से होने वाला कोई उत्पीड़न ललिता को किसी दिन भी परास्त नहीं कर सकेगा, ये मैं आपसे जोर देकर कह सकती हूं। परेश बाबू, मैं ये बात खूब निश्चय करके जानना चाहता हूं कि ललिता केवल क्रोध के आवेश में आकर विद्रोह करके उद्दत भाव प्रकट नहीं कर रही है। सुचरिता ने सिर झुकाकर कहा, ना बाबूजी, अगर ये बात होती तो मैं उसकी बात बिल्कुल सुनती ही नहीं। उसके मन में जो बात खूब गहरी जमी हुई थी वही अकस्मात आघात पाकर एकदम बाहर निकल पड़ी है। इस समय उस बात को किसी तरह दबा देने की चेष्टा करने से ललिता जैसी लड़की के लिए वो कभी भला न होगा। बाबूजी, विनय बाबू तो आदमी बड़े अच्छे हैं। परेश बाबू, अच्छा, विनय क्या ब्राह्म समाज में आने को राजी होगा? सुचरिता, सो तो मैं ठीक कह नहीं सकती। अच्छा बाबूजी,
एक बार गोरा बाबू की मां के पास हो आऊं? परेश बाबू: मैं भी यही सोच रहा था कि उनके पास हो आना अच्छा होगा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 48वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।